वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। और आपके पास मैं आ रहा हूँ बस 10 सेकंड में। हाँ, एक मार्केट पर मेरी नज़र गई थी सिर्फ देखने के लिए कि वो 3 PM मूव आ रहा है यानी उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अभय जी, इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है? क्या एक मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट है आपके हिसाब से? हालांकि प्राइस वाइज थोड़ी करेक्शन आई ज़रूर है, लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट अभी कॉम्प्लेसेंट है जो सब कुछ हो रहा है उसके हिसाब से, या ये जो ओवरऑल तेजी रही है वो जस्टिफाइड है? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और आपके सारे दर्शकों को। मुझे लगता है कंप्लेसेंसी कम हुई है मार्केट में, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी लोग कॉशियस है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा है। कंप्लेसेंसी मुझे जो दिख रही है अनुज, वो दिख रही है लोकल इकोनॉमी को देख के, क्योंकि एक बड़ा कंसेंसस है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, कंजम्पशन स्ट्रांग है। जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, गाड़ियों की सेल, घरों की सेल, वो अच्छी है। तो उस हिसाब से कंप्लेसेंसी मुझे डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा दिख रही है अनुज, ग्लोबल फैक्टर्स पे कंप्लेसेंसी नहीं है, क्योंकि एक डर है कि जो युद्ध का माहौल है या फिर इंटरेस्ट रेट्स का है, फेड क्या रेट बढ़ाएगा, सेम रखेगा, क्या व्यू देगा, ये सब एक चिंता का विषय है। और मुझे जितना हम डेटा अभी देख रहे हैं अनुज, क्योंकि हम काफी रिसर्च करते हैं ऑन ग्राउंड, रिटेलर से, ट्रेडर से, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन चेक करते हैं। तो एक थोड़ी हल्की चिंता का विषय इस समय ये अनुज की पिछले नॉर्मली जो सीजन होता है नवरात्रि और दिवाली के बीच में, वो पीक सेल सीजन होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। और इस समय अगर मैं बताऊं आपको, तो वो काफी वीकनेस के दौर से चल रहा है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी सेल की, वो अभी इस समय नहीं है मार्केट में। तो ये डेटा पॉइंट है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही रहेगा और एक जो डिमांड है वो एकदम बहुत ही गिर जाएगी। क्योंकि पिछले 7-8 साल में हमने देखा है कि 2 बार ऐसा हुआ कि ये सीजन अच्छा नहीं था, पर फिर सडनली पोस्ट दिवाली डिमांड पिकड अप और दिसंबर में जाके डिमांड काफी अच्छी हो गई। तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि क्यों ऐसा होता है। पर जितना हम अभी समझ पा रहे हैं ऑन ग्राउंड रिसर्च से, तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन में अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है। वो मुझे नहीं लगता मार्केट अभी फैक्टर कर रहा है। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभय जी जो रही है, इस मार्केट की प्रॉब्लम रही है, वो है HDFC बैंक। आपके हिसाब से क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या गड़बड़ है? और क्या इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है, या फिर वो बस एक जो यहाँ पैसा बनना था, बड़ा पैसा, वो बन चुका है? देखिए, अल्ट्रा मेगा कैप हो गया है इंडिया के उसमें मार्केट में। और इन्वेस्टर्स का कंसर्न और हमारा भी कंसर्न काफी समय से यही है कि एक तो जो मर्जर होगा उसकी एक्चुअल मर्जर की कॉस्ट क्या होंगी, क्योंकि एक एस्टिमेट था पहले जो मैनेजमेंट ने दिया था। पर पिछले क्वार्टर में भी ऐसा लगा कि वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है मर्जर की, वो एक्चुअली हायर देन एक्सपेक्टेशन है। बैंक की टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, पर अब एक मर्ज एंटिटी का क्या ग्रोथ रहेगा, वो आई थिंक इन्वेस्टर्स अब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि अगले 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें। जिस मैनेजमेंट डेप्थ की मैं बात करूं और अपॉर्चुनिटी की स्पेस की बात करूं, तो बहुत बड़ा है। पर थोड़ा प्रेशर इसमें अनु इंडियन बैंक्स में जो है वो इसलिए भी है कि आप यूएस के बैंक्स देखें, ऑलमोस्ट सारे के सारे 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका स्पेशली। तो एक आई थिंक ग्लोबली बड़े इन्वेस्टर्स का लार्ज बैंक से इन्वेस्टमेंट का मूड मुझे लगता है अभी कम है, एलोकेशंस भी कम है। और मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 6 महीने में ये रिवाइवल होगा। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं 5 साल से ज्यादा की आपकी व्यू है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, और ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। ये जो एनबीएफसीज का लॉन नॉन लैंडिंग चंक है, जिसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। आप इसमें एएमसी स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। देन वी हैव इंश्योरेंस स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। मैं ब्रोकिंग कंपनियों के और एक्सचेंजेस के स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पर, और सब ने अच्छा मूव दिया। बीएससी को देखिए, ऑल टाइम हाई। एमसीएक्स को देखिए, सीडीएसएल को देखिए। आपका ये प्रिफर्ड स्पेस है क्या इस वक्त? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये हमारा प्रेफर्ड से बहुत टाइम से है, और मैं अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर एंजल ब्रोकिंग हमारे पोर्टफोलियो में जब वो लिस्ट हुआ था तब से है। सीडीएसएल, कैम्स,
ये सारे स्टॉक्स हैं और इसलिए हमने रखे हैं काफी समय से, क्योंकि एक जो अगर कैपिटल मार्केट इंडिया में ग्रो करेगा और एक फाइनेंशियलाइजेशन होगा सेविंग्स का, तो ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी बेनिफिशियरीज होंगी। और दूसरा वीरेंद्र, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्योर सर्विसेज का मॉडल है, तो आपका जो मार्जिन है जैसे डिमांड बढ़ती है बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका स्केल अप करने में आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक तो इसमें इन बिजनेसेस में दो तीन बहुत अच्छी बात है। एक कि आपका जो भी अर्निंग्स है वो कैश में है, आपका कोई रिसीवेबल्स नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, आपको बोरो नहीं करना है। तो उसकी वजह से जो भी आपकी अर्निंग्स है उसका बहुत लार्ज पार्ट आप इन्वेस्टर्स को वापस कर पाते हैं। दूसरी क्लियर ग्रोथ है। और तीसरा, ये मार्केट जो इंडस्ट्रीज है काफी कंसोलिडेट हो गई है और हाई एंट्री बैरियर है। अब जैसे सीडीएसएल का आपने नाम लिया, सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही एक डिपॉजिटरी है, तीसरी डिपॉजिटरी इस टाइम बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक्सचेंजेस है एनएससी बीएससी, यही दो एक्सचेंजेस हैं। एमसीएक्स एक तीसरा है पर वो अलग फील्ड में है। तो एक जो मार्केट है, और ब्रोकिंग में भी देखें, अगर एएमसीज में भी देखें, तो मार्केट काफी कंसोलिडेट हो चुका है। तो मुझे लगता है ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको अगले 5 6 8 साल तक ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का पूरा बेनिफिट मिलेगा और कैपिटल मार्केट जैसे हमारा डीप होगा, बड़ा होगा, उसका भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही यूनिक प्लेस है और वैल्यूएशन भी इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। यानी कन्विक्शन है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू टू होल्ड। अभय जी की शायद मोटा मोटी राय स्पेस को लेकर यही है। अभय जी, ऑटो में कोई खास धड़ा जिसको आप लोग अभी भी चेस कर रहे हो? एनी पर्टिकुलर चंक लाइक टू व्हीलर स्पेस या फिर बैटरीज या फिर टायर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? नंबर्स आपने देखे ही आज। कन्विक्शन लिस्ट में अभी भी क्या सबसे ऊपर है? ये टू व्हीलर्स एक अच्छा प्रेफर्ड सेगमेंट है जिसको हम काफी क्लोजली देख रहे हैं पिछले 3 साल से, और नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। स्पेशली काफी समय के बाद हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी इंप्रूव हुए, जो एक वीकनेस थी। पर मुझे लगता है जैसे ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा पिकअप है, डेवलप नहीं, डेवलपिंग मार्केट्स में, अफ्रीकन मार्केट्स और उस तरह के मार्केट जहाँ पे कि टू व्हीलर्स ज्यादा बिकते हैं, तो हमारा जो बजाज ऑटो का और बाकी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट का नंबर था वो काफी समय के बाद अच्छा आया। तो एक मुझे लगता है टू व्हीलर स्पेस और उसमें टू व्हीलर में जो शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, वो एक बड़ा प्ले है इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना। और अभी वो मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, मेरे ख्याल से करीब 30 35 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज हैं इंडिया में, पर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होता जाएगा। और मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे 3 4 साल बाद वो ये वापस बड़े प्लेयर्स के पास ही आ जाएगा, क्योंकि इनके पास ही कैपेबिलिटी है उस स्केल को मैनेज कर पाने की। दूसरा जो आपने कहा बैटरीज, यस बैटरीज में मुझे लगता है भारत सरकार का भी काफी फोकस है कि कैसे बैटरी मार्केट को डेवलप करें जिससे फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो, इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो। तो बैटरीज की ज्यादा कंपनीज नहीं है, पर जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको हम काफी ट्रैक कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहाँ पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब आईटी में क्या व्यू बन रहा है अभय जी, दोनों लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में? क्योंकि मिड कैप आईटी में वन वे रैली रही है और लार्ज कैप ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। जी अनुज, मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज आप देखें, बॉडी शॉप्स बन गई थी और अभी भी हैं लार्जली, और फोकस हमेशा उनका यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करे और उनको बिल करें कस्टमर्स को। पर वो पूरा जो मॉडल है वो चेंज हो गया है ग्लोबली अनुज, और जो फोकस है कस्टमर्स का अब वो प्रोडक्ट पे है, सर्विसेज पे नहीं है। और ये जो हमारी लार्ज कंपनीज हैं ये इस मॉडल को चेंज कर पाएंगी, पर इनको टाइम लगेगा, साल भर मुझे लगता है लगेगा कि वो बॉडीज से और सर्विसेज से निकल के प्रोडक्ट पे फोकस करें। तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में हमको ज्यादा एक्सपेक्ट करनी चाहिए लार्ज कैप आईटी कंपनी से। जो छोटी कंपनीज है अनुज, वो compete करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट फोकस थी, तो उनका जो प्रोडक्ट फोकस है इस समय उनको हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज जो है, जो मिड कैप और मिड से भी थोड़ा छोटी स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वहां पे बहुत अच्छी है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके अभय जी, मिड कैप्स में जो डिप आया उसमें एक जो ओवर हीटेड चंक था लाइक डिफेंस कंपनीज, वो रिट्रेस हुई।
ज़्यादातर डिफेंस कंपनी सरकारी हैं, रेलवे कंपनियां वो रिट्रेस हुई। आप मतलब इस डिप के बाद रेलवे या फिर डिफेंस, इन दोनों में से किसी चंक में री एंट्री करने के लिए आतुर हैं इस वक्त क्या, या फिर ये प्राइस आपको आकर्षित कर रहा है, या फिर आप अवॉइड ही करेंगे अभी? नहीं, वीरेंद्र, अच्छी थीम्स हैं। डिफेंस और रेलवेज ऑब्वियसली क्लियर ग्रोथ पाथ है इंडिया में। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी, डिफेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी और रेलवेज की भी। पर मेरा दो कंसर्न्स हैं। एक तो ये जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए पब्लिक सेक्टर वाले स्पेशली, उसमें फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम होता है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरा, इसमें गवर्नमेंट एक कंटिन्यूअस सेलर रहती है थ्रू ओएफएस, जो कि प्राइसेस पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो रैली हुई थी शार्प, मैंने फ्रैंकली वीरेंद्र जी उसको काफी आश्चर्य से देखा। और अभी जो करेक्शन भी है उसको देख के मैं ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मार्केट का रुझान इनकी तरफ से कम हुआ तो मुझे लगता है ये और भी नीचे जा सकते हैं, जैसे जिस लेवल पे पहले ट्रेड करते थे। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडिसेस पे, बाजार की सूरत हाल पर, सेक्टर्स पे अपने अपने आउटलुक शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और निकट भविष्य में आपसे जल्द ही बात भी होगी। एक दो स्पेस और छेड़ लेते हैं।